बड़ी सांस ले रहा है, चैन कर। बाप रे बाप, समझ में आ गया? अब मन तो करता है कभी कभी ना बहुत साइज के बोरा में भर के अब पटक दे नहीं समझ आया? हाँ, मुंह से उसको कैसे पकड़ जाता है? खनिज हमारे लिए उपयोगी होते हैं। खनिज 3 टाइप के होते हैं, मेनली ध्यान से समझिएगा। कुछ खनिज से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा वाले खनिज होते हैं जो हमें क्या दे सकते हैं? ऊर्जा। कुछ खनिज हमें धातु ना देके अधात्विक होते हैं। अधात्विक ठीक लिखा है, अधात्विक। और कुछ हमें कौन होते हैं? धात्विक। यानी किसी से मेटल निकलता है, किसी से नॉन मेटल, और किसी खनिज से हमें क्या निकलता है? ऊर्जा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? पहले हम लोग देखते हैं ऊर्जा वाले खनिज। आपको कोई आइडिया कि कुछ ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा मिलती है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम, थोरियम, हाँ प्लूटोनियम, ये जितने भी हैं ऊर्जा देने वाले, ये सब ऊर्जा देने वाले खनिज। अधात्विक खनिज में सोना तो धात्विक है, हाँ, फास्फोरस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, ये सब हमारे लिए जरूरी है। बेसाल्ट, ये सब हमारे लिए क्या है? जरूरी है। बलुआ पत्थर जरूरी है, आपका मार्बल जरूरी है, संगमरमर, तो ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो वो किसमें आते हैं? अधात्विक खनिज। किसमें आएंगे? धात्विक खनिज में लोहा, कॉपर, जितने चीज धातु है वो सब किसमें आएंगे? धात्विक खनिज में। तो पहले हमें क्या देखना है? ऊर्जा। वैसे खनिज जो हमें ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा खनिज के नाम से जाना जाता है। हालांकि केमिस्ट्री में हम आपको खनिज के बाद में अयस्क चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं। खनिज पढ़ाए और उसमें क्या पढ़ाए? अयस्क। याद कीजिए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अयस्क चैप्टर आपको पढ़ा दिया। आगे बढ़े, ऊर्जा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऊर्जा वाले खनिज देखते हैं। तो कुछ ऐसे ऊर्जा वाले खनिज होते हैं जिसको तो आप तो पहले से जानते हैं, जैसे कोयला हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, गैस में कई टाइप का सीएनजी हो सकता है, एलपीजी हो सकता है, सेल गैस हो सकता है, ये सब चीजों का। हाँ, परमाणु ऊर्जा वाले हो सकते हैं जिसमें यूरेनियम, थोरियम सब जा सकते हैं। ये सब के सब क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। अब इन ऊर्जा वालों को भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ऊर्जा जितने मिलते हैं 2 कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं। अब इसको साइड में रखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करेंगे तब इसको देखेंगे। एक होता है रीन्यूएबल एनर्जी, दोबारा नया हो जाए उसे हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी, दोबारा रीन्यूएबल एनर्जी, इसे हम कहते हैं, दोबारा नाम आ जाता है नवीकरणीय। नवीकरणीय समझ रहा है कि नहीं? आप लोग जो पिता लोग, ये हो गया रिन्यूएबल। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उस ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जो बहुत जल्दी ही हमें दोबारा प्राप्त हो सके, उन्हें हम नवीकरणीय कहते हैं। जैसे सूर्य, सोलर एनर्जी, रात भर आपका, दिन भर आप सोलर एनर्जी से चार्ज कीजिए, रात में वो सोलर एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगले दिन आपको दोबारा अवेलेबल हो जाएगा। विंड एनर्जी, हो सकता है कि गर्मी के मौसम में हवा चल रही हो, अगले साल फिर चलने लगेगी। समझा कि ना? साल भर का वेट करना है। ज्वार वाला एनर्जी, विंड टर्बाइन, ये सब नवीकरणीय होती है सब। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। आप नदियों को देखिए, नदी पे बांध बनाइए, एक बार का खर्चा है बांध बनाने। उसके बाद जैसे जैसे पानी गिरेगा, टरबाइन क्या होगा? घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, उससे क्या बन जाएगी? बिजली बन जाएगी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। जितना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देखिएगा ना, सब के सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। जैसे सोलर प्लेट 10-20-25 साल पुराना एक्सपीरियंस है, नया तो नया एकदम 100-150 साल है, जबकि दुनिया तो करोड़ों साल पुरानी है। मानव को आए हुए, सभ्य मानव को आए हुए 5000 साल हो गया। सिंधु सभ्यता सभ्य मानव थी 2500 ईसा पूर्व, तो उसको आए हुए 5000 साल हो गया। तो 5000 साल में अगर आप 500-100 साल पुराना कोई तकनीक निकालते हैं तो उसे आप मॉडर्न ही कहेंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ये कैसा है? मॉडर्न है। मॉडर्न को हम लोग एक और कह सकते हैं गैर परंपरागत। इसे हम क्या कह सकते हैं? गैर परंपरागत। और ये क्या है? ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अतः इसे हम परंपरागत कहते हैं। परंपरागत, जैसे अंग्रेजों के समय से कोयला का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंग्रेजों के समय से आप देखिएगा तो आपको पेट्रोलियम वगैरह का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो जो पहले से यूज होते जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। और जो नई टेक्नोलॉजी उसे हम कहते हैं गैर परंपरागत। क्या सोलर एनर्जी गैर परंपरागत है? अरे बेवकूफ, नया टेक्नोलॉजी है। बांध बना के बिजली बनाना है नया टेक्नोलॉजी का। अकबर बाबर के समय था क्या? लेकिन उस समय भी कोयला था, लकड़ी जलाई जाती थी उस समय था। तो जो पहले समय से चल रहा है, गांधी जी के समय से भी पेट्रोलियम था, आजादी के समय पेट्रोलियम की खोज हो चुकी थी। समझा कि नहीं? देखिए, खनिज जो भी प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाए वो खनिज है। तो सूर्य प्राकृतिक रूप से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। अब जमीन के नीचे से खोद के निकालेंगे, यही जरूरी नहीं कि प्रकृति का ही हो। समझा कि नहीं? जो भी नेचुरल चीजें मिल जाती हैं हमें वो मिनरल कहलाती है। जैसे सूर्य हमें नेचुरली मिल जाता है, समुद्र का पानी या नदियों का पानी नेचुरल मिल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा खनिज कहेंगे। तो गैर परंपरागत का आप बताइए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सोलर हो जाएगा, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, हाइड्रो मतलब पानी बांध बनाकर नहीं बना सकते हैं। टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा से टेक्नोलॉजी बना के रिन्यूएबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आज का जितने भी ईवी आए सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब किसमें है सर? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इलेक्ट्रिक व्हीकल किसमें आ जाता है सर? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। समझ में नहीं आ रहा? तो पर्यावरण के लिए अच्छा कौन होता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे पर्यावरण को नुकसान बहुत ही कम होता है। अब दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ये भी नया हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लेकिन इसको नया होने में कई साल लग जाएंगे। जैसे कोयला बनने में कम से कम 5-6 हजार साल लगते हैं, दोबारा हो जाएगा नहीं, कोयला बन सकता है। पेट्रोलियम भी दोबारा हो सकता है, लेकिन कई हजार साल लगेंगे। डायनासोर मरा था तो उनसो के मरल शरीर से तो हम लोग अभी पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, करोड़ों साल लग जाता है उनको नया होने में। तो वो किस में आएगा?
अनवीकरणीय। ऐसा नहीं है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कभी नया नहीं होगा, लेकिन उसके नया होने में इतना समय लग जाता है कि कई पीढ़ी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आपके यहाँ कोई पेड़ कट गया, उसको जमीन के अंदर दफना दीजिए पेड़ को, तो क्या आपको लगता है क्या कि 10-20 साल में वो कोयला बन जाएगा? 10-20 साल में वैसे ही लकड़ियां निकलेगा। उसके बाद भी कोयला बनने के लिए उसको मट्टी से नहीं ढकना पड़ेगा, करोड़ों टन भारी लोड डालना पड़ेगा, करोड़ों टन। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसको जमीन के बहुत नीचे दबना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो कोयला वगैरह बनेगा। ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए वहां पर, नीचे से उष्मा मिलती रहनी चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, वो कोयला बनेगा। आगे बढ़ जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अभी पूरी दुनिया किस पर ध्यान दे रही है? रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। भारत सरकार भी करना है कि हम लोग भी 2070 तक हम लोग भी किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर शिफ्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे परंपरा आएगी ऐसे, जो सोलर पैनल है ना, उसमें कलर चेंज करने की व्यवस्था, अभी वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं। जिस दिन यह व्यवस्था आ गई, कोई भी इंसान अपने घर के बाहर तब पेंट नहीं कराएगा, सब क्या लगा देगा, सोलर पैनल। जनवरी में घर का कलर दूसरा, फरवरी में दूसरा, कंप्यूटराइज लेके बैठे रहिए, सुबह शाम चेंज करते रहिए, लेकिन मेहमान कंफ्यूज हो जाएगा, हरियर घरवा था पियर हो गया, दूसरे घर चले जाएंगे। आएगा। पहले जब हम लोग, आज से 10 साल पहले, आप लोग ने 15 साल पहले जब मोबाइल आता था नोकिया का, तो उसमें सांप वाला गेम होता था, उसका आप वॉलपेपर चेंज नहीं कर पाते थे, पीला रंग का खाली लाइट जलता था। आज लाइट चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब सोलर का वो बाहर का एरिया क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो आदमी घर द्वार को कौन जरूरत है पेंट करेला बिना, अच्छा नहीं रहेगा? बहुत जल्दी हो जाएगा वो व्यवस्था यहाँ पर। तो ये चीजें धीरे धीरे आएंगी यहाँ पे। गाड़ियों का ऊपर का जो छत होता है उस पर सोलर पैनल लगा देगा, चार्ज होते रहेगा। कुछ डाउट है? आप आगे बढ़े। रिन्यूएबल समझ में आ रहा है? अब गैर परंपरागत ससुरा इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है। कोयला किस में आएगा? गैर नहीं, परंपरागत। इसे क्या कहेंगे? नवीकरण, अनवीकरण। इसमें परंपरागत है तो उसमें अनवीकरण, इसमें गैर परंपरागत है तो क्या आएगा? इसमें कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। जो भी ससुरे प्रदूषण करते हैं सब, वो सब के सब क्या है? अनवीकरण। और वो सब के सब क्या है? सब परंपरा। हालांकि परमाणु ऊर्जा बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, परमाणु ऊर्जा बहुत ही नई टेक्नोलॉजी, लेकिन सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन होता है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का प्रदूषण सबसे खतरनाक होता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? परमाणु ऊर्जा में इतना ज्यादा प्रदूषण होता है, गामा रेज का रेडिएशन, कि अगर इस टाइप का रेडिएशन फैल गया तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा किसी भी देश के लिए। अभी युद्ध की स्थिति देख रहे हैं ना, यूक्रेन और रूस में कितना भयानक स्थिति। अब तो ठंड का दिन आ गया, अब वहां पे और दिक्कत हो जाएगा, यूक्रेन और रशिया में। वहां पे जापान और हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 कौन सा परमाणु बम गिरा दिया था? तो अमेरिका ने गिरा दिया। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला है? कल आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। खनिज में से ऊर्जा देने वाले खनिज बेसिकली ईंधन होते हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन ज्यादा नाम पाया जाता है। आपको पढ़ा दिए हैं। कितने लोग बता सकते हैं जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, गैस, कोयला किस प्रकार के चट्टानों से पाया जाता है? कौन चट्टान? औषधि चट्टानों से पाया जाता है। किस चट्टान से? इतना तो बता ही सकते हैं, आग्नेय चट्टानों से नहीं पाया जाएगा। किस चट्टान से पाया जाएगा? औषधि चट्टान से पाया जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या होता है? आणविक ऊर्जा वगैरह, ये सब
क्या इसमें वाटर गैस आएगा? वाटर गैस भी आएगा, CO+H2, वो भी जल्दी नहीं बन पाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसे हम क्या कहेंगे? गैर परंपरागत यह ऊर्जा स्रोत जिसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसमें कौन आएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा और भूगर्भीय ऊर्जा। जितने जियोथर्मल जो होते हैं सब, ये सारी ऊर्जा किसमें आएंगे? सब किसमें आएंगे? अनवीकरणीय। तो ऊर्जा स्रोत तो समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद क्या है भाई आपका? कैसा खनिज? अधात्विक खनिज। कैसा खनिज? अधात्विक खनिज। उसके बाद आएगा धात्विक खनिज, और उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तांबा के लिए कौन सा खदान प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खान किस लिए है? जावर की खान, बेलाडीला की खान, कोलार की खान। तो कोलार तो फेमस हो गया। सोना के लिए फिल्म बन गया KGF, KGF। ये तो समझ में आ गया। मिटा दें? ऊर्जा स्रोत कोयला पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिया आप लोग? कोयला जब हम आपको औषधि चट्टान पढ़ा रहे थे, उसी समय हम आपको क्या पढ़ा दिए थे? कोयला पढ़ा दिए। इसको मिटा दें? आगे बढ़ते हैं अधात्विक में। अधात्विक में तो कोई नहीं, आपका चूना पत्थर आ जाएगा। चूना पत्थर, ग्रेनाइट आ जाएगा कि नहीं? संगमरमर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, अभ्रक, अभ्रक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभ्रक भी अधात्विक होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का अलग अलग सेक्टर में उपयोग होता है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा अधात्विक चीजों का यूज होता है। अब देखते हैं कौन सा खनिज? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज सारे खनिजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उधर भी देखेंगे तो यूरेनियम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या होता है? यूरेनियम। क्योंकि यूरेनियम में ना ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर इतना छोटा लकड़ी जलाएंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा। यूरेनियम इसको जलेगा एकदम बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देगा। यहाँ पे इतना में अगर यूरेनियम भड़का दिए, पटना में रेडिएशन फैलाने के लिए फेमस बहुत है। इतना में पटना में इतना रेडिएशन फैल जाएगा कि सूंघ सांग के सब आदमी मर जाएगा। रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है इसका। हाँ, खदानों से कैसे निकले? जब खदान से निकाला जाता है तो उस समय यूरेनियम खतरनाक नहीं होता है। यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। जैसे खदान से जब लोहा निकलता है तो बालू की तरह होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग शेप देते हैं। उसी तरह जब यूरेनियम को निकाला जाता है खदान से तो वो किसी काम का नहीं रहता है। फिर उसे हम लोग कहाँ ले जाते हैं? इनरिचमेंट सेंटर में उसे इनरिच किया जाता है। जैसे आपको धान दे दिया जाएगा, थोड़े खा पाइएगा। उसे चावल ले आने में एक प्रोसेस है कि नहीं? गेहूं खा जाइएगा, लेकिन आटा से फिर रोटी ब्रेड बनाने का एक लंबा प्रोसेस है। वैसे ही यूरेनियम जब जमीन से निकलता है तो उसको उपयोग का नहीं रहता है। उसे इनरिच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसको इनरिचमेंट का प्लांट बहुत ज्यादा जरूरी होता है और काफी महंगा टेक्नोलॉजी होता है इनरिचमेंट का। ईरान जो देश है उसके पास यूरेनियम का भंडार है, लेकिन जो उसको छानने की प्रक्रिया है, जो उसे इनरिच करने की, यूरेनियम को साफ करने की प्रक्रिया को हम यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं। तो ईरान उस यूरेनियम इनरिचमेंट में लगा हुआ है। तो ईरान का दुश्मन है फिर इजराइल। इजराइल उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मार देता है हमेशा। परमाणु वैज्ञानिकों को किसी न किसी हमले में अभी कासिम सुलेमानी कुछ दिन पहले मारा गया था, तो उसके सेनापति हो गए या फिर वैज्ञानिक को मार देता। इजराइल ने उसके कंप्यूटरों को क्या कर लिया था? हैक कर लिया। अब वो कंप्यूटर हैक कर लिया सब ना, तो उसको जो यूरेनियम को इनरिच करने वाली मशीन होती है, जो उसके मोटर होते हैं, उनको फिक्स स्पीड से घूमना रहता है। तो कंप्यूटर में ऐसा वायरस डाला कि धीरे धीरे मोटर घूम रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी घूम रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो उसका पावर प्लांट उड़ गया। अब हो सकता है कि वो उसके पास अब यूरेनियम की टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि उसने रूस की बहुत मदद किया है। किसने? ईरान ने। तो बदले में रूस भी किसको दे देगा? ईरान को। और खुद रूस चाहेगा कि ईरान मजबूत हो, क्योंकि ईरान के मजबूत होने से रूस के दोस्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस का दोस्त है भारत।
ईरान कोई दिक्कत नहीं करेगा। रूस का दोस्त है चीन, ईरान उसको कोई दिक्कत नहीं करेगा। रूस का दिक्कत है अमेरिका, परमाणु बम दे देगा वहां। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है यूरेनियम से इस सब का इनरिचमेंट। अब धात्विक खनिज देखते हैं। कौन सा खनिज? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज से हमें अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं? धातु मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हो गया तांबा। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज किया? किसका खोज किया था? तांबा। तांबा का खोज किया था पाषाण काल में ही। तो उस पाषाण काल का नाम हो गया था ताम्र पाषाण। हालांकि लोहे की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, वैदिक काल। पढ़ाएं कि नहीं? लोहे की खोज किस काल में हुई थी? वैदिक काल। सबसे पहले तांबा, तांबे की खोज सबसे पहले हुई थी। तांबा विद्युत का चालक है कि कुचालक है? चालक है। तांबे में भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान। तांबा उत्पादन में भारत में सबसे आगे। राजस्थान की एक खान प्रसिद्ध है, खेतड़ी की खान। राजस्थान की खेतड़ी की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। अब मध्य प्रदेश का बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट किस लिए? तांबा के लिए। तो तांबा के उत्पादन में दो राज्य प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सा? एमपी और राजस्थान। एमपी का कौन सा खदान? बालाघाट। और राजस्थान का खेतड़ी। कौन सा है? खेतड़ी। किस लिए? तांबे के लिए। किस लिए? तांबे के लिए। तांबा भारत मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु खेतड़ी की खदान। हाँ नहीं, बस धातु बताइए कौन सा? तांबा। बालाघाट की खान। तांबा में ये बालाघाट कहां पर है? खेतड़ी। अगला खनिज है हीरा। अगला खनिज कौन है? हीरा। आपको पता है हीरा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन जब अवसादी चट्टानों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो वह हीरे का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? हीरे का रूप ले लेती है। तब जाके वो रूपांतरी चट्टान में बदल जाती है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन है? हीरा। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। हीरा से करेंट नहीं जा सकता है, जबकि हीरा से पहले बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से करेंट जा सकता है। हीरा जो है, हीरा की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश में है पन्ना। मध्य प्रदेश में पन्ना। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की सबसे बड़ी खान है। हीरा कटिंग के लिए गुजरात का सूरत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गुजरात का सूरत जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे की कटिंग के लिए। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादन मध्य प्रदेश। हीरे का सबसे बड़ा भंडार भी मध्य प्रदेश। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा रूस। दुनिया में हीरे की सबसे बड़ा भंडार किम्बरले की खान। किस खदान में? किम्बरले, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। विश्व में सबसे बड़ा हीरे की खदान किम्बरले। बाबू समझो, खदान अलग चीज होता है और भंडारण अलग होता है। रूस में हीरे का बहुत बड़ा भंडार है, बट वो एक जगह नहीं है, बिखरा हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है किम्बरले, वहां एक की जगह है हीरे का बहुत बड़ा खदान है। समझ में आया कि नहीं? भारत में मध्य प्रदेश का पन्ना। मध्य प्रदेश का पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। मध्य प्रदेश का पन्ना की खान हीरे के लिए। अफ्रीका का किम्बरले की खान हीरा के लिए। हीरे में सबसे बड़ा समस्या क्या है ना, हीरे में आप जो पैसा देते हैं ना हीरा का, उसमें उसका भी पैसा दे देते हैं जो कटिंग में बर्बाद हुआ है। क्योंकि सोना जो होता है ना वो बर्बाद नहीं होता, उसे गला के दूसरा आइटम बना सकते हैं। सोना को टेढ़ा, आप देखेंगे ना, सोना का आपका कुछ रहेगा उसको गला के दूसरा बना सकते हैं, सोना वगैरह का। अब तो पुरुष भी बहुत सोना वोना पहनते हैं सब, नहीं तो पहले तो बस महिला ही पहनते थे। तो सोने की खदान को, सोना में क्या होता है ना कि आप कटिंग करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन हीरा में ऐसा नहीं होता है। जैसे इतना बड़ा आपको हीरा का टुकड़ा मिला ना, तो अब इसमें सारा कलाकारी है कि इसको किस तरह से काटा जाए कि थोड़ा भी बर्बाद ना हो। तो इसको ऐसे काटेगा ना कि एक इधर से हिस्सा निकाल लेते हैं, एक इधर से ऐसे हिस्सा निकाल लेते हैं, एक इसको अंगूठी में डाल देंगे, एक इसको अंगूठी में डाल देंगे, फिर इसको किस डिजाइन से काटे कि इधर से बर्बाद ना हो, फिर भी थोड़ा बहुत बर्बाद हो ही जाता। तो वो बर्बाद का भी पैसा जोड़ लेता है हीरा में। आजकल तो बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि आज इंजीनियरों ने ना अलग डिजाइन की अंगूठी बना दी है सब। उसमें एक तो नॉर्मल सी अंगूठी हो गई, ऐसे अंगूठी यहाँ पे,
इसमें तो यहाँ एक लगा दिया इसे, और यहाँ पे ना क्या करता है, एक तो डिजाइन बना देता है, जितना बचा हुआ चूरा रहेगा ना सब इस पे छिड़क देगा। समझा गया कि नहीं गया? हीरा की अंगूठी महंगी हो जाती है प्लेटिनम की वजह से। देखो कोनो पड़ोसी वाला आया है, हाँ? पर्यटक वाला है, पता करो लोग उधर एक से एक। अच्छा, सारा पड़ोसी वाला उधर ही क्यों बैठता है? हाँ? पता कौन था? कम से कम उसको देखा करो लोग, जो पड़ोसी वाला ना, उसको सब लोग मिलके इसे देखो, पड़ोसी। हीरे की अंगूठी को लोग सोने में नहीं पहनते, प्लेटिनम पे। किसमें? प्लेटिनम। अगर आप 70,000 का हीरा का अंगूठी खरीदे हैं ना, तो 40,000 का पैसा दिए आप प्लेटिनम की अंगूठी के वजह से, अब 30,000 का ही हीरा और 40,000 का ही अंगूठिया। समझ गए कि नहीं गया? तो महंगे लोगों के महंगे रिश्तेदार भी होते हैं, देख रहे हैं, हीरा का रिश्तेदार प्लेटिनम, प्लेटिनम। और अगर आप ओरिजिनल प्लेटिनम ओरिजिनल हीरा पहने हैं ना, तो दिखने में लगेगा ही नहीं कि ओरिजिनल है। समझ में? और आप लोग तो पहनिएगा तो कोई समझ वो नहीं करेगा कि हीरा का। नहीं समझे? बोलिए। फिल्म में इनका कहना है हीरा में जहर भी होता है, फिल्म उलिम में होता है। ओरिजिनल जो हीरा जब खदान से निकाला जाता है ना, तो जहरीला होता है। वो इतना ना घिसा जाता है, इतना घिसा जाता है कि उसके ऊपर की परत हट जाती है, फिर कोई जहरीला नहीं होता। आप इसीलिए रुकी थी क्या? नहीं, हीरा उरा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हीरे चाटने से लोग मर जाते हैं, फिल्म उलिम में चाटने से मर जाते हैं। वो हीरोइन, लड़का खा जाए हीरा ना मरे, ये चाटने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ? लड़का पहनेगा इस सब चीज में, लड़कों में ये सब चीज नहीं भी हो सकता है ना। वो गिरा के चल आएगा अंगूठी, अंगूठी कोई गिरा के चला है, शाम को कुछ जा ना मिल तो यहाँ पर उन लोग के लिए मायने नहीं रहता ना। लड़की सब क्या है कि वो पहने रहेगी, सब किसी काम से जाएगी, सब तो काम पे ध्यान नहीं रहेगा। ध्यान है कि नहीं है? वो सब कभी 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 गिर जाता है तो रोने लगती है, सब गिर जाता है ना, हो जाता है कभी। तो ये हीरा समझ में आ गया कि नहीं? भारत में हीरे की सबसे बड़ी खदान पन्ना, भारत में पन्ना। विश्व की सबसे बड़ी खदान, दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ है? रूस में। हीरे की सबसे ज्यादा कटिंग किस शहर में? सूरत में। सूरत में एक हीरा कटिंग का व्यापारी है, दीपावली के दिन अपने सारे कर्मचारियों को एक एक कार देता है गिफ्ट में। ऐसा आप न्यूज में सुनते होंगे, अक्सर आता है यहाँ पे बोनस के रूप में। आगे बढ़े। सोना या गोल्ड, सोना एक बहुमूल्य धातु होता है, इसका आभूषण वगैरह बनाया जाता है। 99% भारत का अधिकांश सोना का है कर्नाटक, भारत का अधिकांश सोना कर्नाटक, साउथ इंडिया में कर्नाटक। अक्सर सुने होंगे कि साउथ का सोना बड़ा शुद्ध होता है, तो जहां जो चीज मिलेगा वहां शुद्ध ना मिलेगा। बिहार में आके लिट्टी खाइएगा तो शुद्ध नहीं मिलेगा, हाँ? तो वहां साउथ में होता है। तो कर्नाटक का जगह है कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, कोलार गोल्ड। वहां क्या निकलता है? सोना। और एक KGF, यहां से सोना नहीं, यहां से अधिकारी निकलता है जो जाके उस सोना पे कंट्रोल करेगा। सर ठीक ठाक से निकालना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें थे रॉकी भैया, आगे बढ़े तो किम्बर सुनिए ध्यान से। कोलार सोने की खदान कहाँ है? कोलार गोल्डफील्ड कहाँ है? कर्नाटक। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में। आगे बढ़ जाना, बोलिए बाबू। नहीं खत्म होगा।
तो आवाज दो ना बाबू। अब नेक्स्ट टास्क कल करेंगे लोग। आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अब आगे इसको कल समझा देंगे, ठीक है।